एक्सरसाइज 2। इसमें जैसे जो प्रश्न दिया गया है इस सबको हमें हल करना है। प्रश्न एक में करा है, एक अंक से बनी ऐसी संख्या बताओ जो विषम है परंतु ऋण नहीं। तो विषम संख्या के पहले सबसे पहले समझे विषम संख्या का क्या होता है। जिस संख्या में दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या हो गया। अब समझेंगे ऋण संख्या को ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऋण संख्या कहते हैं उसको वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग न लगे तो उसे हम ऋण संख्या या अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऋण संख्या होता है 2, 3, 5, 7, इस तरह से आगे बढ़ते रहता है। ऋण संख्या हो गया ये सब उदाहरण। इस प्रकार एक अंक से बनी ऐसी संख्या बताओ जो विषम है परंतु ऋण नहीं। प्रश्न एक अंक की सभी संख्या को लिखेंगे यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब संख्या हो गया एक अंक की संख्या। इसमें कह रहा है विषम होना चाहिए लेकिन ऋण संख्या नहीं। ये तो विषम है लेकिन ऋण संख्या नहीं है, यानी कि अभाज्य संख्या नहीं। एक विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं। ये और विषम संख्या होना चाहिए लेकिन ऋण संख्या नहीं। ये तो ऋण संख्या है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 3 भी नहीं होगा क्योंकि ये विषम संख्या है लेकिन ऋण संख्या करा है नहीं, ऋण संख्या तो यह है, तो ये भी नहीं होगा। 4 भी नहीं होगा क्योंकि विषम संख्या भी नहीं है, नहीं है। 5 देख रहे, 5 विषम संख्या है लेकिन ऋण संख्या ये है, तो ये हो जाएगा नहीं। करा है कि जो संख्या विषम होना चाहिए ऋण संख्या नहीं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। ये जो करा विषम संख्या है परंतु ऋण नहीं है। एक विषम संख्या है और ऋण संख्या नहीं है। इसमें देखो 9 विषम संख्या है, ऋण संख्या नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 9। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसमें करा एक अंक से बड़ी ऐसी संख्या बताओ जो विषम है परंतु ऋण नहीं है। तो एक विषम संख्या है लेकिन ऋण संख्या नहीं है। 9 भी विषम संख्या है लेकिन ऋण संख्या नहीं है। तो इस तरह से इसको हम बना लेंगे। अब प्रश्न दो में करा 40 तक की ऐसी संख्याओं को लिखो जो ऋण संख्या और विषम संख्या दोनों है। एक से लेकर के हमें 40 तक की वैसी संख्या को लिखना है जो ऋण संख्या भी है और विषम संख्या दोनों संख्या होना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा करा ऋण संख्या और विषम संख्या दोनों हो। तो इसमें हो जाएगा 2 ऋण संख्या है लेकिन विषम संख्या नहीं है, तो 3 हो जाएगा। इसमें 3 हो जाएगा, ये विषम संख्या भी है और ऋण संख्या भी है। 3 के बाद हो जाएगा 5, 5 के बाद हो जाएगा 7, 7 के बाद हो जाएगा 11, 11 के बाद हो जाएगा 13 और 13 के बाद हो जाएगा 17, 17 के बाद 19 होगा, 19 के बाद 23 हो जाएगा, 23 के बाद 29, 29 के बाद हो जाएगा 31, 31 के बाद हो जाएगा 37। ये सब संख्या जो है 40 तक की ऐसी संख्या है जो ऋण संख्या भी है और विषम संख्या भी है। यही सब हो जाएगा 40 तक की संख्या जो ऋण संख्या भी है और विषम संख्या भी है। इस तरह से हम प्रश्न 2 को बना लेंगे। अब हम प्रश्न 3 में करा 30 से 60 तक की ऐसी संख्याओं को लिखो जो सम संख्या और यौगिक संख्या दोनों हो। 30 से 60 तक के बीच की सभी संख्याओं को लिखना जो सम संख्या भी है और यौगिक संख्या भी है। तो सम संख्या के बारे में सबसे पहले समझेंगे। सम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। समझेंगे यौगिक संख्या, जिस संख्या में 2 को से ज्यादा संख्या से भाग लगे उसे हम यौगिक संख्या कहते हैं। इसमें उसी संख्या को लिखना है 30 से 60 तक जो सम संख्या भी है और यौगिक संख्या भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 में हो जाएगा 32 हो जाएगा। 32 के बाद हो जाएगा 34, 34 के बाद हो जाएगा 36 और 36 के बाद हो जाएगा 38 और 38 के बाद हो जाएगा 40, 40 के बाद हो जाएगा 42, 42 के बाद हो जाएगा 44, 44 के बाद हो जाएगा 46, 46 के बाद हो जाएगा 48, 48 के बाद हो जाएगा 50, 50 के बाद हो जाएगा 52 और 52 के बाद हो जाएगा 54, 54 के बाद हो जाएगा 56, 56 के बाद हो जाएगा 58 और 58 के बाद हो जाएगा 7। इसमें कह रहा है 30 से 60 तक की ऐसी संख्या को लिखे जो सम संख्या और यौगिक संख्या दोनों है। ये सब संख्या जो है सम संख्या भी है और यौगिक संख्या भी, क्योंकि 32 में 2 गो से
अधिक संख्या से भाग लग जाती है, इसलिए यौगिक हो जाएगा। और सम संख्या है तो दो से भाग लग रहा है, इसमें भी दो से भाग लग रहा है। और इसमें दो को संख्या से ज्यादा से भाग लग रहा है, इसमें दो से भी भाग लग रहा है, 17 से भी भाग लग रहा है, और 34 से भी भाग लग रहा है। यानी कि दो को संख्या से ज्यादा हो गया। 36 में देख रहे हैं, दो से भी भाग लगेगा, तीन से भी लगेगा, चार से भी लगेगा। यानी कि दो को संख्या से ज्यादा से भाग लग रहा है, तो इसका मतलब ये यौगिक है। इसका हो जाएगा इस तरह से ये। इस तरह से प्रश्न 3 को हल कर लेंगे। अब प्रश्न 4। 4 में अगर आप 35 और यहाँ पर तारांकित चिन्ह दिया गया है, इतना के रिक्त स्थान में कौन सा अंक भरा जाए कि उसका एक गुणनखंड 6 हो जाए। यानी कि प्रश्न 4। 4 में इस तरह से दिया गया है 35 और यहाँ पर तारांकित चिन्ह दिया गया। इसके कौन संख्या हम लिखेंगे कि एक गुणनखंड 6 हो जाए, यानी कि इसमें 6 से भाग लग जाए। भाग कब लगेगा इसमें? 6 से कब भाग लगेगा? जब संख्या 2 से भी इसमें विभाज्य होगा और 3 से भी विभाज्य होगा, तो ये संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। अब हम चेक कर लेते हैं इसको। तारांकित जगह पर अगर हम शून्य को रख देंगे, ये संख्या तो 2 से भी विभाज्य है। 3 से करेंगे चेक। 5 3 8 4 12, तो 12 इसका योगफल आ रहा 12। 12 में 3 से भाग लगा, इसका मतलब ये 3 से विभाज्य है। जब संख्या 2 से और 3 दोनों से विभाज्य होगा, तो 6 से भी विभाज्य होगा। तो इसका मतलब शून्य रखने पर 2 पर भी ये संख्या एक गुणनखंड 6 हो जाएगा। अब दूसरा हो जाएगा, यहाँ पर है 35 4। 35 इस तरह की चिन्ह की जगह पर अगर हम 6 को लिख देंगे, 6 अगर लिखेंगे, ये संख्या 2 से भी विभाज्य है क्योंकि इकाई अंक 4 है, 2 से विभाज्य है। और 3 से विभाज्य क्योंकि इसको जोड़ेंगे 3 5 8 6 14, 4 जगह 15, तो इसका योगफल आ रहा 15। 15 में 3 से भाग लग रहा है, इसका मतलब 3 से विभाज्य है। जो संख्या 2 से विभाज्य होगा और 3 से विभाज्य होगा, वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। इसका मतलब इसका गुणनखंड एक 6 भी हो जाएगा। तो इसका मतलब इस जगह तरह की जगह पे हम 6 भी रखेंगे, ये एक गुणनखंड 6 हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा शून्य, और हो जाएगा शून्य या 6, ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि इसके जगह पर या तो शून्य रखे या 6 रखे, ये संख्या का एक गुणनखंड 6 हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न 4 को हल करेंगे। अब है प्रश्न 5। 5 में कराए, ये हम तारांकित चिन्ह के रिक्त स्थान में कौन सा अंक भरा जाए कि उसका एक गुणनखंड 11 हो, यानी कि इसमें 11 से भाग लगे। तो इसको हम इस तरह समझेंगे। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर तारांकित चिन्ह दिया गया है 3 6 2 दिया गया। तो 11 से कब विभाज्य होगा? जब सम संख्या के सम स्थान पर के अंकों का योगफल और विषम स्थान पर के अंकों का योगफल का अंतर अगर शून्य हो जाए, यानी तो 11 का गुणज होगा, तो वो संख्या 11 से विभाज्य, यानी कि इसको मान लेंगे सम, इसको मान लेंगे विषम, इसको मानेंगे सम, यहाँ पर जगह इसको मानेंगे सम विषम सम, ये जगह विषम, फिर ये जगह सम। यानी कि इसको इस तरह से जोड़ेंगे, इसको मान लेंगे सम माने हैं इस तरह से, और इसको इस तरह से। 3 2 3 5 8 हो जाएगा 13, तो इसका योगफल आ रहा 13। समस्थान पर के अंकों का योगफल आ रहा 13 6। यहाँ पे इस जगह पे हम क्या रखेंगे कि इसका योगफल 13 हो जाए? 6 अगर यहाँ पे इसके जगह पे हम अगर 7 को रख देंगे, तो 6 7 हो जाएगा 13। तो सम स्थान पर के अंकों का योगफल और विषम स्थान पर के अंकों का योगफल का अंतर शून्य, यानी कि सम स्थान पर के अंकों का योगफल 13 हुआ और यहाँ पर 7 रख रहे हैं, तो विषम स्थान पर के अंकों का योगफल भी 13 होना, तो इसका अंतर आ रहा है शून्य। इसका मतलब ये 11 से विभाजित, इसका मतलब इस जगह पर क्या रखेंगे? 7 को रखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 7। इस तरह से प्रश्न 5 को बना लेंगे। और प्रश्न 6। 6 में करा है, यहाँ पे ये जगह रिक्त स्थान पे कौन सा अंक भरा जाए कि उसका एक गुणनखंड 8 हो जाए, यानी कि इसमें तरंग की जगह पे हम कौन सी संख्या लिखेंगे कि 8 से भाग लग जाए। इस तरह इसको हम इस तरह समझ लेंगे। 4 3 6, यहाँ पर तारांकित चिन्ह दिया गया है 2। इसके जगह पर हम कौन चीज रखेंगे कि 8 से भाग लगे, तो 8 से विभाज्य तक नहीं होता है। अंतिम 3 अंक या तो शून्य रहे या तो अंतिम 3 अंक में 8 से भाग लग जाएगा, तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी, यानी कि 6। और इसके जगह पर हम अगर इसके जगह पर हम 3 को रख देंगे और ये 2, अंतिम 3 अंक ये हो जाएगा। इसके जगह पर 3 रखेंगे, इसके जगह पर अगर हम 3 को रख देंगे तो अंतिम 3 अंक ये हो जाएगा। इसमें हम 8 से भाग करेंगे, इसमें लगेगा 7 बर्तन, 56 हो जाएगा। घटा लेंगे तो घटा कर हो जाएगा 7, और यहाँ पर कट जाएगा। उसके बाद
दो उतरेगा। अब 8 9 72, 9 उतरेगा तो यहाँ बचेगा 72। अंतिम 3 अंक, यहाँ पर अगर हम इसके जगह पर 3 रखें तो अंतिम 3 अंक में 8 से भाग लग रहा है, तो इसका मतलब 8 से विभाज्य होगा, यानी कि 3 रखने पर तो इसका एक गुणनखंड 8 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3, ये जगह इसका आंसर। अब है प्रश्न 7 में अगर 5184 का ऋण गुणनखंड ज्ञात करें। ऋण गुणनखंड का मतलब हो गया अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। प्रश्न 7, 5184 है। इसमें सबसे पहले लगेगा 2 से जब लगेगा यहाँ पर हो जाएगा 2592। फिर इस पे लगेगा 2 से, 2 से लगेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1900, 1292। फिर लगेगा इसमें 2 से, तो 2 से लगेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 648। फिर लगेगा इसमें 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 324। अब 2 से लगेगा यहाँ पर भी। फिर लगेगा इसमें 2 से, यहाँ पर हो जाएगा 162। फिर लगेगा इसमें 2 से, यहाँ पर हो जाएगा 81। अब 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगेगा। 3 से जब लगेगा यहाँ पर हो जाएगा 27। फिर 3 से लगेगा यहाँ पर 9। फिर 3 से लगेगा 3। फिर 3 से लगेगा 1। यहाँ पर हो जाएगा 5184 का रूट गुणन, यानी कि अभाज्य गुणन। दो गिले, 1 2 3 4 5 6, 6 तो 2 है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6, 6 तो 2 हो गया। 3 गिने, 1 2 3 4 तो 3 है। गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इस तरह से। ये हो जाएगा इसका रूट गुणनखंड। इस तरह से प्रश्न 7 तक को हल कर लेंगे।